अर्णब गोस्वामी, आप देख रहे हैं मेरे साथ। एक बार फिर पूछता है भारत। पूरा देश आज अपने वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दे रहा है। वतन पर जान कुर्बान करने वाले शहीदों को देश आखिरी विदाई दे रहा है। हमारी आंखें नम हैं, लेकिन ये प्रण भी है हमारा कि मातृभूमि के लिए जान की बाजी लगाने वालों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। आज देश में गुस्सा और गम दोनों हैं। गम अपने सूरवीरों को खोने का और गुस्सा है उनके बलिदान के अपमान का। आज देश का खून खौल रहा है, क्योंकि जब मौका दुश्मन पर वार का है तब वाड्रा कांग्रेस सैनिकों के हथियार पर सियासी टकरार कर रही है। राहुल गांधी ने आज देश से और देश के सैनिकों से पूछा, जी हां पूछा, कि वो सरहद पर बिना हथियार क्यों चले गए। अरे राहुल बाबा, राहुल गांधी जी, या तो आपकी याददाश्त कमजोर हो गई है राहुल बाबा, या तो उन्होंने पढ़ाने लिखाने छोड़ दिया है। राहुल गांधी शायद भूल गए हैं वर्ष 1993 की वो तारीख। वो मैं याद दिलाता हूं, 7 सितंबर 1993। इस दिन वाड्रा कांग्रेस पार्टी ने चीन के चरणों में झुककर एक समझौता किया था कि चीन की सरहद पर खड़े सैनिकों के हाथ में हथियार नहीं होंगे। देशवासियों, उस दिन चीन की सीमा पर खड़े हमारे सैनिकों के हथियार उसका इस्तेमाल नहीं हो सका। इसी कारण, और बदले में क्या दिखा, क्या दिया चीन ने? लद्दाख के पहाड़ों के पत्थर। लेकिन सलाम है उन वीरों को, हिंदुस्तान के जाबाज सैनिकों को जो पत्थरों से लड़े तो दुश्मन पर प्रहार कैसे करके आए। इसके बावजूद वो हार के नहीं आए। कांग्रेस ने चीन से समझौता कर उन्हें कमजोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन हिंद के सेना की हिम्मत देखिए आज, कि खाली हाथ भी उन्होंने चीन के खेमे में खलबली मचा दी। देश को आज दुख है, क्योंकि वाड्रा कांग्रेस इस शौर्य का सम्मान नहीं कर रही। सवाल कर रही है कि सरहद पर खड़े सैनिकों, तुम चीन से लड़ने खाली हाथ क्यों चले गए थे? और सेना से सवाल पूछने वालों, पहले तुम जवाब दो। हमारे शूरवीरों के हथियार तुम चीन के चरण में क्या रखा है? दुनिया की हर सत्ता अपनी सेना के हाथ मजबूत करती है, लेकिन वाड्रा कांग्रेस की सत्ता ने सेना के हाथ से हथियार छीन लिए। इसलिए सेना से सवाल करने वाली वाड्रा कांग्रेस से आज सारा भारत पूछ रहा है कि 1993 में कांग्रेस ने जो चीन से समझौता किया, क्या वो हमारी सेना को कमजोर करने की साजिश थी? दूसरा सवाल, 1962 में चीन से हारने के बाद भी वाड्रा कांग्रेस ने चीन से बिना हथियार की सेना वाला समझौता क्यों किया? अगर बिना हथियार के ड्यूटी करना ये कांग्रेस का समझौता था, तो सवाल राहुल गांधी ये सवाल मोदी सरकार से क्यों कर रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल यह है, हमारे सैनिक चीन पर भी भारी पड़े हैं। क्या इसलिए चीन के चाटुकार सैनिकों का मनोबल तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? यह सवाल भी सिर्फ मैं नहीं, मेरे साथ पूछता है सारा भारत। ये मातम नहीं है, मातृभूमि के लिए कुर्बान होने वालों की वीरता का मंगल गान है। इसीलिए हिंदुस्तान के हर घर बार से आज एक ही जयकार है, जय हिंदुस्तान, हिंद की सेना महान। ये जयकार है और साथ में बलिदान के बदले की ललकार है।
आज हिंदुस्तान कह रहा है कि शहादत का बदला लिया जाएगा और शहादत पर सवाल करने वालों का हिसाब किया जाएगा। हिसाब हथियार के बहाने सेना के मनोबल पर प्रहार करने वालों से। मैं पूछना चाहता हूं, इन वीरों को बिना हथियार खतरे की ओर किसने भेजा और क्यों भेजा? कौन जिम्मेदार है? देश के हर कोने में आज शहीदों की शौर्य गाथा सुनाई जा रही है, लेकिन जिन बहादुरों ने चीन को बिना हथियार के हरा दिया, कांग्रेस उसके हौसले पर सवाल कर रही है। कांग्रेस उसके हौसले पर सवाल कर रही है। अच्छा हुआ कांग्रेस ने सवाल पूछा। इसी बहाने देश आज जान गया कि अगर चीन की सरहद पर खड़े सैनिकों के पास हथियार नहीं थे, तो ये हथियार उनके हाथ से किसने छीने? लॉकडाउन का इस्तेमाल करते हुए कुछ किताबें पढ़नी चाहिए थी। 1993 का एग्रीमेंट चीन के साथ क्या था, 1996 का एग्रीमेंट चीन के साथ क्या था। आपके पास अगर ये बेसिक नॉलेज नहीं है, आई एम सॉरी टू से राहुल गांधी जी, यू आर द मोस्ट इररेस्पॉन्सिबल पॉलिटिशियन दैट इंडिया हैज येट सीन। इतिहास खुद को दोहराता है, आज ये फिर साबित हुआ। 1993 का दौर आज दोहराया गया। ये दिन नहीं आता तो देश को पता नहीं चलता कि कांग्रेस पार्टी ने सबसे बड़े दुश्मन के सामने हमारे सैनिकों को निहत्था खड़ा करने का समझौता कर लिया था। पहले सैनिकों के हथियार लिए, फिर उनकी वीरता पर सवालिया निशान लगाया। ऐसे में सवाल ये कि सैनिकों के अपमान को अपनी शान कब तक समझती रहेगी कांग्रेस? पूछता है भारत। आज पहले बाबा रामदेव हमारे साथ है हरिद्वार से। स्वामी जी नमस्कार, मैं अर्नब बोल रहा हूं। 4 दिन से देख रहे हैं जब चीन के साथ जो सिचुएशन बनी हुई है, इसके बावजूद हर दिन लोग टीवी पर आके कहते हैं कि इस पर राजनीति मत कीजिए, सेना का अपमान मत कीजिए, सेना के मनोबल को तोड़ने की कोशिश मत कीजिए। मगर वाड्रा कांग्रेस हर दिन सुबह या ट्वीट हो या वीडियो हो, उससे उसी एक ही उनका टारगेट है कि किसी तरह से सेना पर सवाल उठाए जाए, सरकार पर सवाल उठाए जाए। एक बार भी जी जिनपिंग पे उन्होंने सवाल नहीं उठाया है। स्वामी जी, आप इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं तो एक बात कहता हूं अर्णब भाई, आप राष्ट्र धर्म को, राष्ट्र हित को, राष्ट्र प्रेम को, राष्ट्र के शौर्य को, बलिदान को सबसे ऊंचे स्थान पर, प्रथम स्थान पर रखते हैं। मैं भी भारत माता के लिए जीता हूं और मैं हर पल ये सोचता हूं कि मैं अपने भारत के गौरववर्धन के लिए क्या कर सकता हूं। आज पूरा हिंदुस्तान, 135 करोड़ का ये भारत, और केवल भारत में बसे भारतीय नहीं, पूरी दुनिया में बसे हमारे एनआरआई सहित आज लगभग 80% पूरी दुनिया भारत के साथ राजनीतिक और कूटनीतिक तौर पर खड़ी हुई है। इसलिए हमारी सेनाओं का मनोबल ऊंचा है। देश में मोदी सरकार जो देशभक्तों की सरकार है, वो देश की अखंडता संप्रभुता की रक्षा करने वाली सरकार है। तो आज पूरा हिंदुस्तान हमारी सेना के साथ है, सरकार के साथ है, मोदी जी के साथ है, वो अर्णब गोस्वामी के साथ है। और इसलिए जिन चंद लोगों की आप बात कर रहे हैं, उनको राजनीतिक तौर पर देश ने नकार दिया है। अब वो ऐसा करके अपनी फजीयत खुद करा रहे हैं। तो मैं तो एक ही बात कहूंगा, सबके लिए भगवान सबको सद्बुद्धि दे और हम सब मिलकर के खाली सरकार के साथ ही नहीं खड़े रहें, हम अपने हिस्से की, आप हमेशा कहते हो, एक जिम्मेदारी भी निभाएं कि चीनी सामान का बहिष्कार करके भारत के सम्मान के साथ हम खड़े हों और चीन के सामानों का विकल्प उपलब्ध करा करके चीन को आर्थिक दृष्टि से कमजोर बनाए, अपनी आर्थिक शक्ति, अपनी सैन्य शक्ति को हम बढ़ाएं। और पूरी दुनिया के अंदर भी चीन के लिए अभी नफरत है, क्योंकि कोरोना वायरस उसने पूरी दुनिया को देकर के दुनिया की तबाही की है। इसलिए कूटनीतिक तौर पर पूरे चीन को अलग थलग करने के लिए हिंदुस्तान को भरसक पुरुषार्थ करना चाहिए। और मुझे विश्वास है अब
भारत विजयी होगा सब तरह से और चाइना बेनकाब होगा। वो एक कमीना देश है, एक घटिया देश है, उसने हमेशा भारत के साथ गद्दारी की है। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देने वालों ने भी देश के साथ कहीं धोखा और विश्वासघात किया अर्णब भाई। गौरतलब यह भी बात है स्वामी जी कि वाड्रा कांग्रेस सोनिया गांधी और जी जिनपिंग के बीच में 2008 में एक स्पेशल डील हुई थी जिसके बारे में देश को कुछ नहीं बताया गया था। वो चुपचाप सोनिया गांधी अंतोनिया माइनो गई थी चीन, वहां पे उन्होंने जी जिनपिंग के साथ कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बीच में डील की। मुझे तो लगता है ऐसे डील की जरूरत क्या है? दुश्मन देश के जो राजनेता है उनके साथ चुपचाप मिलकर क्या डील होती है, इसको भी तो उजागर करना पड़ेगा ना। आपने आर्थिक बात कही मगर राजनीतिक भी तो तालमेल जो बनती है। कभी इन्होंने सोचा कि अगर हम ऐसी डील करेंगे इस पर सेना के मनोबल पर, राष्ट्र पर और हमारी आर्थिक सुरक्षा पर क्या असर पड़ेगा? मुझे तो लगता है स्वामी जी कि इतनी जो चीनी कंपनियां घुस गई है ना हमारे देश में, इसके पीछे भी कुछ ना कुछ साजिश है। नहीं तो अचानक कांग्रेस पार्टी के टाइम पर इतनी चीनी कंपनी इधर कैसे घुस गई? अब आप कहे दवाई बनाते हैं, वो कोई खिलौना भी बनाते हैं, वो दिवाली के दिए भी बनाते हैं, इसके पीछे कोई ना कोई अरेंजमेंट जरूर होगा। इस पर भी मुझे लगता है जांच होनी चाहिए अब। नहीं, जरूर अर्णब भाई जो आपने बोला है ये बहुत गंभीर मसला है और देश को अंधेरे में रख करके इस प्रकार का तो समझौता करना ये देश के साथ धोखा, विश्वासघात, गद्दारी है। जहां तक आपने प्रश्न किया राजनीतिक तौर पर, ये सच में एक बहुत ही राष्ट्र की अस्मिता के साथ जुड़ा हुआ, राष्ट्र की एकता संप्रभुता के साथ में जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इसलिए आपका सवाल पूछना बहुत वाजिब है। और दूसरा जो आपने बात कही, आज डायरेक्ट इनडायरेक्ट माने शेयर मार्केट के जरिए, डिवेंचर मार्केट के जरिए, अलग अलग प्रत्यक्ष और परोक्ष पूंजी निवेश के जरिए और जो हम चीन से इंपोर्ट करते हैं उन सब के जरिए 15 से 20 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था पर चाइना का कब्जा है। इसका तो आर्थिक दृष्टि से तो पूरा बहिष्कार होना ही चाहिए और हम चीन को आर्थिक दृष्टि से जितना कमजोर बनाएंगे और पूरी दुनिया में चीन के खिलाफ एक कूटनीतिक प्रयास करके पूरी दुनिया आज चीन से नफरत करती है, उसको हम एकजुट कर पाएंगे तो मुझे लगता है आने वाले सैकड़ों हजारों सालों तक हम भारत की आजादी को और संप्रभुता को अक्षुण्ण रख पाएंगे। बहुत तरह के आज हमारे सामने प्रश्न है। आप इसमें स्वामी जी नहीं, आप स्वामी जी खुद इसके प्रतीक हैं कि स्वदेशी हर कुछ चीज हम बना सकते हैं और आप जरूर इस पर प्रयत्न करते रहिए क्योंकि हमें अगर आत्मनिर्भर होना होगा तो मुझे लगता है कभी कभी हमें अपने मनोवैज्ञानिक तरीके से भी हमको आत्मनिर्भर होना होगा कि अगर हम ये समझते रहे कि चीन का सामान 2 पैसे कम है, 2 रुपए कम है तो फिर हम कॉम्प्रोमाइज करते रहेंगे। हमें लगता है कोई कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। एक और बात मैं सोच रहा था, इस पर भी मैं चाहूंगा आप अपनी टिप्पणी दें कि स्वामी जी आज कितना आसान हो गया है ना, राहुल गांधी जैसे लोगों को सुबह उठते हैं एक ट्विटर पर कुछ लिख देते हैं कि तुम बिना हथियार के क्यों गए थे लड़ने, बिना हथियार के निहत्थे तुम क्यों गए थे लड़ने, सेना पे सवाल उठा रहे। मैं सोच रहा था जब विदेश मंत्री ने कहा कि हथियार होते हुए भी उन्होंने हथियार का प्रयोग नहीं किया, यह बड़ी बात है। हथियार उनके पास थी मगर उन्होंने हथियार का यूज नहीं किया इन्होंने, क्योंकि उनको लगा उन वीर सैनिकों को कि हमारे दोनों देशों के बीच में एक एग्रीमेंट है कि हम LAC पर हथियार का उपयोग नहीं करेंगे। अगर एक आदमी हथियार का उपयोग करे तब तो पूरी तरह से एक तरह से वॉर शुरू हो जाएगी। तो मुझे लगता है वो जो हमारे वीर सैनिक में उनकी मैच्योरिटी देखिए स्वामी जी, उनकी मैच्योरिटी देखिए कि अपने जान का बलिदान दे दिया मगर जो वचन है वचन पर खड़े रहे, ये बहुत बड़ी चीज है। वो शहीद हो गए मगर वचन नहीं तोड़ा। ये हमारे भारतीय फौजी की जो परंपरा है इस पर राहुल गांधी या वो बोलते नहीं है, मगर मैं उसके बारे में सोच रहा था और मैं चाहूंगा उस पर आप कुछ कहें।
देखो अर्णव भाई, मुझे लगता है देश में इस समय जो विपक्ष है, एक तरह से उसको अपना वर्तमान और भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है। इस बौखलाहट में वो जो कहते हैं ना, आदमी विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली स्थिति में पहुंच जाता है। और खास करके जब देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता का मुद्दा होता है, चीन या पाकिस्तान सहित दुनिया के किसी भी दुश्मन देश से हमारी सेनाएं जिस समय लड़ रही होती हैं, हम युद्ध की भूमिका में होते हैं, उस समय रूलिंग पार्टी, अपोजिशन, ये सब अपने इन व्यक्तिगत एजेंडों को, अपने राजनीतिक स्वार्थों को ताक पर रख करके, जो आपने शुरू में ही जो यहाँ पर शब्द बोला, राष्ट्र धर्म, राष्ट्र हित, ये सर्वोपरि है, ऐसा ये एक दृष्टि हमारी होनी चाहिए। और जहां तक प्रश्न आपने कहा कि ये जो गलत समझौते के, मुझे तो लगता है इन समझौतों को अब कूड़ादान में फेंक देना चाहिए और चीन रद्द को कर देना चाहिए। स्वामी जी, रद्द कर देना चाहिए, होकर के बिल्कुल रद्द करके बोल देना चाहिए कि अब भारत की जी ये रद्द कर देना चाहिए। और चीन से जितने भी सामान आयात होते हैं उनके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी इतनी बढ़ा देनी चाहिए कि चीन का यहां 1 रुपए का भी व्यापार नहीं हो। इस तरह की भारत को एक नई नीतिगत कुछ परिवर्तन भी करने पड़ेंगे, तो उसके लिए पूरा देश मोदी सरकार के साथ, और हमें उम्मीद है मोदी जी ऐसा करेंगे। बिल्कुल स्वामी जी, राष्ट्र सर्वोपरि, भारत सर्वोपरि, भारत माता की जय, भारत माता की जय। स्वामी बाबा रामदेव जी मेरे साथ आज पूछता है भारत में हरिद्वार से ज्वाइन करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद स्वामी जी, धन्यवाद। अब डिबेट शुरू करते हैं, डिबेट शुरू करते हैं। हमारे साथ जनरल जीडी बख्शी, ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता, मेजर गौरव आर्या, प्रदीप भंडारी, सैयद जफर असलम, दानिश रिजवान, प्रणय अजमेरा, प्रेम कुमार और विवेक श्रीवास्तव। डिबेट शुरू करते हैं। जो बात गौरव आर्या आपके साथ शुरू करूंगा, जो मैंने सोचा कि हमारे सैनिक, इनकी वीरता देखिए, इनके पास हथियार थे मगर उन्होंने उपयोग नहीं किया हथियारों का, जान बाजी पे रख दी। गौरव, 20 सैनिक वहां पे -20 डिग्री में उन बर्फीले पहाड़ों 16,000 फुट पे उन्होंने, वो शहीद हो गए, मगर उन्होंने जो वचन दिया था वो नहीं तोड़ा। मुझे तो लगता है गौरव कि ये 51 साल के जो ये युवा नेता कहते हैं ना अपने आप को राहुल गांधी, इनको शर्म आनी चाहिए कि उनकी हिम्मत हो गई आज। हिम्मत इनकी, गौरव इनकी हिम्मत देखो कि सवाल उठाए, बिना हथियार के क्यों गए, निहत्थे क्यों गए, जमीन उनको हड़पने क्यों दी, जमीन मेरी छीनने क्यों दी। अरे भाई, हमारी जमीनें छीनने नहीं दी, हड़पने नहीं दी, जान का बलिदान दे दिया। 1 मिनट दानिश रिजवान, जान का बलिदान दे दिया मगर उन्होंने पिस्तौल नहीं उठाई। गौरव आर्या पहले बोलेंगे, 1 मिनट शांत हो जाइए। गौरव आर्या देंगे, जिन जान की कुर्बानी दी है, जान की कुर्बानी दी है, गौरव आर्या बोलेंगे पहले आज। पहले तो अर्णव, एक बात मैं सबको बता दूं, शुरुआत कीजिए आप। कि ऐसा कोई भी फौजी नहीं है जिसके पास हथियार नहीं है इंडियन आर्मी में। एवरी इंडियन आर्मी सोल्जर इज वेल इक्विप्ड। कोई ये बोले कि उनके पास हथियार नहीं, ये बात झूठ है, पहली चीज। दूसरी चीज, एक मुआयदा, राहुल गांधी तो झूठ बोल रहा था ना गौरव। हाँ, वही मैं कह रहा हूं, राहुल गांधी झूठ बोल रहा था ना। अर्णव, बात यह है कि एक मुआयदा हुआ है जहां पे चाइना भी हथियार लेकर नहीं आएगा। हथियार से मेरा मतलब बंदूक है, मेरा मतलब बंदूक है। पत्थर भी एक हथियार हो सकता है, बेसबॉल बैट भी हथियार हो सकता है। बंदूक ना चाइनीज लेकर आए ना हम लेकर आए, लेकिन उन्होंने एक और चीज को हथियार बनाया जी। तो अर्णव, एक कहावत है, आपने सुनी होगी बचपन से, कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। जबान दी थी, हथियार नहीं ले गए, इतनी सी बात है अर्णव। उन्होंने करार तोड़ा, चीन ने करार तोड़ा, यानी कि विश्वास किया। हमने विश्वास करा, क्योंकि सच्चे लोग विश्वास करते हैं। एक मिनट, इसमें बात क्या निकल के आती है, तो यानी कि गौरव, प्रदीप भंडारी, गौरव जो कह रहे हैं जी, तो गलती, कोई गलती नहीं हुई, इन्होंने विश्वास किया, विश्वास किया। इन चीनी
आर्मी पर विश्वास किया कि वो गद्दारी नहीं करेंगे, पीठ पीछे वार नहीं करेंगे, वही किया उन्होंने। और सवाल राहुल गांधी किसको पूछते? हमारे सैनिकों को। शर्मानी चाहिए भाई, कैसे आदमी है ये? हाँ, ये 51 साल के युवा नेता प्रदीप भंडारी, आप बोलिए। सवाल सैनिकों से दानिश जी, मैं बोल देता हूं, फिर आप बोल दीजिएगा। अर्नब जी, मुझे लगा था कि राहुल गांधी की पहले जो इच्छाएं हैं वो इटली के साथ में बरात साबित हो गया है कि राहुल गांधी की चाइना के साथ में भी इच्छाएं हैं और चाइना का हित को उन्होंने राष्ट्र हित के ऊपर रखा है। और 2008 का जो अग्रीमेंट है जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी साथ में जाते हैं और हिंदुस्तान और चाइना के डिप्लोमेटिक रिलेशंस की बात करते हैं, उनको किसने हक दिया था? क्या प्रधानमंत्री वहां पे सो रहे थे? ये दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी की जबान चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी की जबान के समान हो चुकी है। अर्नब जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब भी देश के जवानों की शहादत की बात आती है, भले वो बालाकोट हो गया जिसमें राहुल गांधी ने मजाक उड़ाया था, या भले वो खून की दलाली का स्टेटमेंट हो गया, इनको फौजियों से प्यार क्यों नहीं है? कभी ये जिंदगी में जाके सैनिकों के साथ रहे हैं? हमेशा फौजियों के नाम पे अपनी राजनीति करते हैं और दुश्मन देशों को ये आगे बढ़ाते हैं। कभी पाकिस्तान में इनके स्टेटमेंट कोट होते हैं, कभी चाइना में इनके स्टेटमेंट कोट होते हैं, कभी पाकिस्तान के साथ डिनर करेंगे, कभी चाइना के साथ डिनर करेंगे। अरे आपको समझ में आना चाहिए कि इस वक्त में ऑल पार्टी मीटिंग होने वाली थी, आप ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर भी स्टेटमेंट दिखा सकते थे। आपने ऑल पार्टी मीटिंग के लिए इंतजार क्यों नहीं किया? एक ट्विटर पॉलिटिशियन बन चुके हैं और आपके ट्वीट को चाइना के लोग ज्यादा रिट्वीट करते हैं। दानिश रिजवान देखिए पूछता है भारत में मेरा अगला सवाल। एक मिनट दानिश रिजवान सैयद जफर इस्लाम के साथ डिबेट में, और मैं सवाल पूछ रहा हूं, मेरे सवाल को सुनिए, उसके बाद जवाब दीजिए। 50 साल के युवा नेता दोस्तों, राहुल गांधी ने पहली बार कोई समझदारी की बात की है। अगर वो ये ना पूछते कि अगर वो ये ना पूछते तो देश को पता ही नहीं चलता कि क्या बात पता नहीं चलती, बताइए मुझे, कि गलवान घाटी में हमारे सैनिक पत्थर से क्यों लड़ रहे थे। आज पता चल गया है हमें कि गलवान घाटी में हमारे सैनिक पत्थर से क्यों लड़ रहे थे। उनके हथियार कहां थे? राहुल गांधी, अरे राहुल बाबा, सच्चाई मैं आपको बताता हूं। अब बताऊंगा मैं सच्चाई। बताऊं सच्चाई? कान पक जाएंगे, सुन नहीं पाओगे तो सुनो। पहली बात, 7 सितंबर 1993 में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव चीन के दौरे पर गए थे। दूसरी बात, उस समय उन्होंने चीन के साथ एक समझौता किया था। तीसरी बात, और जानते हैं समझौता में क्या था? दानिश रिजवान, LAC पर दोनों सेनाएं हथियार का इस्तेमाल नहीं करेंगी। देशवासियों, इसलिए हमारे सैनिक वहां पे पत्थर से लड़ रहे थे क्योंकि उनके हथियार, बहुत सारे एग्रीमेंट, बोलू प्रेम, बोलू, उनके हथियार वाड्रा कांग्रेस ने छीन लिए थे। और कुछ बोलना, अब दो जवाब, अब हो जाए जवाब, अब दो जवाब, अब दो जवाब पूछना है, अब दो जवाब, एग्रीमेंट अब दो जवाब देवगौड़ा जी के प्रधानमंत्री रहते हुए 1996 में हुआ था, और HD देवगौड़ा जी को भी आप देशभक्त मानने से इनकार करते हैं। तब की परिस्थिति में देश के हित में यही था, और आज जो हुआ है उस नाकामी को मत छिपलाइए। अपने जवानों का मनोबल बढ़ाएंगे तो उन्होंने मनोबल बढ़ाने के बजाय देश की सत्ता को हाथ पहुंचाया है, उनका मनोबल गिराया है। ये सवाल करने से समझ में आता है कि उनकी मानसिकता क्या है। उनको आज उम्मीद के कम से कम ऐसे समय में वो देश की सेवा कर रहे हैं, खासकर हमारे जवानों के साथ खड़े रहेंगे। लेकिन वो जवान आज जो चाइनीज प्रेसिडेंट में खाना जहाँ मिला था वही खड़े हैं, उसी वक्त बारे में अरे जफर, अरे मैं तो पूछता हूँ कि बताइए 2008 ओलंपिक्स में क्यों गए थे भाई? किसके मेहमान थे 2008 ओलंपिक्स के? 2008 ओलंपिक्स में किसके मेहमान बन के गए थे? वो ऑफिशियल तो नहीं थे, फिर भी मेहमान कैसे बन के गए? उससे समझ में आता है कि राहुल गांधी चाइना के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर का और उनका अपने जवानों का मनोबल बढ़ाने के बजाय वो मनोबल गिराना चाहते हैं।
नहीं है, मैं दानिश रिजवान से सवाल पूछ रहा हूँ। अगला सवाल ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता अगर जम्मू से हैं तो ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता डिबेट पे आइए। एक मिनट ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता, जफर साहब एक मिनट, ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता डिबेट पे आइए। दोस्तों ये देखो गौरव आर्या, इनके पसीने छूट गए, अभी तक पसीने छूट गए इनके। अभी मैं शुरुआत की है मैंने, मैं इनको आज इतिहास पढ़ाऊंगा गौरव जी। इनको मैं ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता साहब नमस्कार, मैं इनको इतिहास पढ़ाऊंगा आज, ये कांग्रेस के चाटुकारों को। देश को इतिहास पढ़ाने से पहले ये खुद कांग्रेस का इतिहास पढ़ ले, इतिहास में तारीखें याद कर ले। जरूरी था, पूछिए भारतीय जनता पार्टी। अरे चुप रहिए प्रेम गुप्ता जी, प्रेम से बोल रहा हूं आपको मैं, चुप रहिए 2 मिनट। इतिहास में तारीखें याद करनी पड़ती है। अब मैं आपको अगली तारीख याद दिलाता हूं। एक मिनट ब्रिगेडियर साहब, एक मिनट देते हैं। अरे मैं कह रहा हूं प्रेम कुमार रुक जाओ 1 मिनट, मेरी बात सुनो। ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता 29 नवंबर 1996 HD देवेगौड़ा देश के प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस का समर्थन उनके पास था। तब उन्होंने चीन के बीच एक समझौता हुआ, उनके बीच और चीन के बीच समझौता था कि LAC पर 2 किलोमीटर तक हथियारों का इस्तेमाल नहीं होगा। इसका मतलब हथियार तो होगा लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं होगा, है ना। नरेंद्र मोदी ने साइन नहीं की थी ये, है आप ही कांग्रेस वालों ने की थी। जब इस्तेमाल नहीं करना तो हथियार सिर्फ दिखाने के लिए बन गया। सुनो मेरी बात, मुझे तो गर्व है, मुझे तो ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता गर्व है मेरे सैनिकों पर, गर्व है मुझे। ऐसे सैनिक हैं जो जानते हैं कि जान की बाजी लेकर जाते हैं, मगर वहां पे हथियार का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि जान जाए पर वचन ना जाए। जो बात गौरव आर्या ने की, ऐसे शहीदों पर, ऐसे शहीदों का ऐसा सम्मान करना चाहिए और उनके साथ इस तरह की गंदी घटिया राजनीति वाड्रा परिवार करती है। ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता, खून खौलता है मेरा, आपका भी होगा। बिल्कुल, मेरा खून खोल क्या रहा है। मेरा खून इतना ज्यादा नसों में आ गया है कि मैं बात करने के लिए इतने जोश में हूं। मैं आपको बता दूं कि 51 साल का पप्पू जो कि दिल्ली की सर्दी नहीं सह सकता, वो कैसे समझेगा कि 15,000 फुट के ऊपर, वो भी रात की ठंड में, किस प्रकार हमारे सैनिकों ने लड़ाई की, किस प्रकार वार किया गया। और निहत्थे वो क्यों थे? क्यों इसलिए थे कि इनके बाप दादाओं ने वहां पर जो एग्रीमेंट की थी, उन एग्रीमेंट के कारण वो लोग वहां पर गए थे। जाने बचाई जा सकती, उनको इलाज नहीं मिला। उस सर्द में घायल जवान हमारे तड़प कर मरे, लेकिन उनको एयरलिफ्ट नहीं मिला। इस बारे में बताइए कर्नल साहब। 40 को मारा और उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की, सिर्फ भारत माता के निशान के लिए। 1967 में हम 88 मरे थे, हमने 300 मारे थे। इस बार भी हमारी सेना ने शौर्य दिखाया, लेकिन वो नेतृत्व कहाँ था जिसने गोली चलाने की इजाजत नहीं दी? ये कहाँ था वो नेतृत्व? बैठकर आज एक बड़ी सी आवाज बढ़ाकर राजनीतिक भाषा मत बोलिए कर्नल साहब, सच्चाई बताइए देश को सीमा पर क्यों भेजा? अरे ये जो हो रहा है, ये जो क्या गलत भाषा बोली उन्होंने? तुम्हारे बाप दादों की देन है। ये हिंदी चीनी भाई भाई का नारा तुम्हारे बाप दादाओं ने लगाया। और हमारे जवान तड़प के मरे, कोई बैकअप नहीं मिला, इलाज नहीं मिला। राहुल गांधी सच्चाई बताइए। एक मिनट आज जो कुछ बोल रहा है गौरव आर्या, एक मिनट मैं ब्रिगेडियर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा। गौरव आर्या, इनको टॉलरेट कैसे कर रहे हो? एक मिनट पहली बात, इसके पहले की बात आगे चली जाए ना। एक मिनट गौरव एक शब्द उसके बाद आपको दे रहा हूं। ये प्रेम कुमार को गुस्सा आता है जब इनके नेता को कोई पप्पू कहता है। पप्पू, PAPPU, पप्पू। क्या गलत बोला लोगों ने? पप्पू बोला, मैंने कल पप्पू बोला, मैंने नहीं बोला, मैंने बोला राहुल बाबा। उसी में गुस्सा आता है आपको, और गुस्सा तब आता है जब वही राहुल बाबा जो मन में है बोलते हैं सैनिकों के बारे में। एक शो करके दिखला दीजिए, अरे इस कायरता के खिलाफ दिखला दीजिए कि क्यों। प्रेम कुमार मेरी बात सुनो, प्रेम कुमार मेरी बात सुनो। एक किसकी कायरता? तुम्हारी कायरता। अर्नब, मैं आपके साथ अर्नब, ये आदमी जो है प्रेम कुमार, ये देश के सामने झूठ बोल रहा है।
और मैं बताता हूं क्या झूठ बोल रहा है। हिम्मत है तो सुनो मेरी बात, हिम्मत है तो मेरी बात सुनो। अरे प्रेम कुमार हलवाई, मेरी बात सुनो तुम। मैं तुम्हें बताता हूं तुम क्या झूठ बोल रहे हो। मैं बताता हूं तुम और तुम्हारा बॉस क्या झूठ बोल रहे हैं। सुनो मेरी बात। अर्नब, इस आदमी ने यह बोला, इस आदमी ने यह बोला कि जब हमारे सैनिकों को चोट लगी थी, अरे मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। हिम्मत है तो बात सुनो, नहीं है तो बोलते रहो, मैं समझ जाऊंगा तुम कायर हो। अब मेरी बात सुनो, सुनो मेरी बात सुनो। बात ये प्रेम कुमार ये कह रहा है, प्रेम कुमार ये कह रहा है भाई कि जब हमारे सैनिकों को चोट लगी उस ठंड में भारतीय सेना ने अपने सैनिकों को छोड़ दिया और उसका इलाज नहीं करवाया। वाह, वेल डन प्रेम कुमार। ये आइडिया तुम्हें किसने दिया दोस्त? ये प्रोपेगेंडा ग्लोबल टाइम्स। सुनो मेरी बात, अरे सुनो मेरी बात, जाहिल आदमी मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो कायर, सुनो। यही प्रोपेगेंडा ग्लोबल टाइम्स 3 दिन से कर रहा है। यही प्रोपेगेंडा ग्लोबल टाइम्स, चाइना का ग्लोबल टाइम्स 3 दिन से यही प्रोपेगेंडा कर रहा है। अरे सुनो मेरी बात, सुनो। 3 दिन से ग्लोबल टाइम्स यही स्टोरी रन कर रहा है। हमारा रक्षा मंत्री, सुनो, अरे रक्षा मंत्री बैठा है बॉर्डर पे, इंडियन आर्मी। सुनो, हम लोग एक बात कहते हैं, अर्नब ये आदमी पूरा कमा रही है, पूरा पता नहीं कहां से आया है भूखा नंगा आदमी। इसको हटाओ यहाँ से, ये आदमी को कुछ नहीं पता। प्रेम कुमार सुनो, प्रेम कुमार और प्रेम कुमार हलवाई सुन मेरी बात। ये एक आदमी, अर्नब इंडियन आर्मी का ट्रेडिशन है, इंडियन आर्मी का ट्रेडिशन है। आई एम सॉरी ब्रिगेडियर साहब, मैं आपके ऊपर बोल रहा हूं, इंडियन आर्मी का ट्रेडिशन है, चोट लगी तो दूर, चोट लगी तो बहुत बड़ी बात। वी डू नॉट लीव। जो बंदा शहीद हो जाता है का पालन नहीं हुआ। आवाज गई। ये क्या बकवास कर रहे हैं? जवान हमारे मारे गए 3 से। माइक उठाइए, गौरव वाले आपकी माइक गिर गई है। रात में इलाज मांग रहे थे, ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता नहीं हुआ। उनको एयरलिफ्ट होना चाहिए था, बैकअप मिलना चाहिए था, नहीं मिला। ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता, अरे एयरलिफ्ट ये झूठ बोला, ये झूठ बोला, इस झूठे को पकड़ो। गौरव, ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता, ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता, ये एक बात ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता, ब्रिगेडियर साहब 1 मिनट अनुमति दीजिए, अनुमति दे ब्रिगेडियर साहब, अनुमति दे ब्रिगेडियर साहब, अनुमति दे ब्रिगेडियर साहब, अनुमति दे ब्रिगेडियर साहब। और जनरल जीडी बख्शी को आमंत्रित करता हूं। जनरल जीडी बख्शी जी, गगनदीप बख्शी, जनरल गगनदीप बख्शी, जनरल गगनदीप बख्शी स्क्रीन पर आए। 1 मिनट रुकिए प्रेम कुमार, जब जनरल गगनदीप बख्शी बोल रहे हो ना, तब आपको चुप रहना चाहिए। जनरल गगनदीप बख्शी जी, एक सवाल आपसे मेरा है। आजकल हमारे सैनिकों को लेकर कोई भी कुछ भी कहता है। 1 मिनट जी, ये कह रहे हैं कि हमारे शूरवीरों को एयरलिफ्ट नहीं किया गया। झूठ बोलते हैं। कौन, किसने कहा एयरलिफ्ट नहीं किया गया? दिखाइए मुझे सबूत। आप मांगते हैं ना सबूत, मैं मांगता हूं सबूत। दिखाइए अपने झूठ का, या माफी मांगो। प्रेम कुमार जी, माफी मांगो, देश से माफी मांगो कि टीवी प्रोग्राम पर आकर झूठ बोलते हो। बताओ कितने पैसे लिए चीन से, बताओ। सुनिए, कितने पैसे लिए चीन से, बताओ मुझे। पूछता है भारत। ये खबर दिखाई है क्या कि हमारे सैनिकों की एयरलिफ्टिंग हुई? किसने बोला एयरलिफ्टिंग? मुझे हटा करके माफी मांगेंगे। ये कैसी बात कर रहा है ये प्रेम कुमार? ये देश की आर्मी पे दबाव बना रहे हैं। ये प्रेम कुमार को अर्नब जी ये माफी मांगी। ये सवाल उठा रहा है, झूठ बोल रहे हैं। अरे तुम ग्लोबल टाइम्स की भाषा बात कर रहे हो प्रेम कुमार। क्या चाइना से पैसे लेके आए हो? तुमने 370 नहीं हटाई 70 साल से, जिससे पाकिस्तान को फायदा हो, और अब तुम चाइना की बात कर रहे हो जिससे चाइना को फायदा हो। प्रेम कुमार, शर्म करो और माफी मांगो। तुमने सवाल पूछो, जो सवाल पूछा गया उस पर एक जवाब नहीं, जो सवाल पूछा गया उस पर एक भी जवाब नहीं। प्रदीप भंडारी, अरे मैं इनको पूछ रहा था, प्रदीप भंडारी सवाल क्या था? झूठ बोलते हैं ये लोग। सवाल क्या था? सवाल था कि यूपीए सरकार और चीन के बीच में समझौता हुआ था कि नहीं हुआ था? कांग्रेस के सरकार और चीन के बीच में समझौता हुआ था कि नहीं हुआ था? सवाल तो मैं वो पूछ रहा हूँ, सवाल का जवाब दो विवेक श्रीवास्तव। कांग्रेस सरकार और चीन के बीच में समझौता हुआ कि नहीं हुआ था? समझौता क्या था? समझौता था कि एलएसी पर एक दूसरे के खिलाफ शक्ति का प्रयोग नहीं होगा। क्यों किया था समझौता? क्यों किया था समझौता? क्यों किया था समझौता? क्यों ऐसे समझौते पर आपने हस्ताक्षर किए थे? क्यों किया था? आप कृपा करके नरेंद्र मोदी से सवाल पूछिए, किसी फ्रंट पे तो सक्सेसफुल। अरे वही चीनी तोते की तरह बटर कर रहे हो, वही बातें।
ये बाबा जनरल बख्शी जी आके आप ले आए। जनरल बख्शी जी, अरे फॉरेन नीति दिखाते हो, आपके पास क्या नीति है? कूटनीति भी नहीं है। बात मेरी आज राहुल गांधी सोने से पहले एक काम जरूर कीजिए आप। एक मिनट चुप रहिए, आपके नेता के बारे में बोल रहा हूं। आज राहुल गांधी जी, मैं अर्नब गोस्वामी आपसे कह रहा हूं, मैं आपको पप्पू नहीं बोलता। क्या मैंने आपको पप्पू बोला? सरकार ने राहुल गांधी मेरे प्रोग्राम देखते हो ना, क्या अर्नब गोस्वामी ने तुम्हें पप्पू कहा? क्या मैंने पप्पू कहा तुम्हें? नहीं कहा ना, नरेंद्र मोदी के बारे में मैंने नहीं कहा ना, दूसरों ने कहा। आज राहुल गांधी सोने से पहले एक काम जरूर करें, अपने परिवार की इतिहास उठाइए, सरकार से अपने परिवार की, वाड्रा परिवार की इतिहास उठाइए, पढ़िए कि चीन के साथ वाड्रा कांग्रेस का कितना याराना है, कितनी दोस्ती है। उसके पहले मैं आपका काम आसान करता हूं। आज पहली बात, आपके ग्रेट ग्रैंडफादर यानी कि परदादा, आपके परदादा, मेरी बात सुनो, आप नेहरू परिवार के चाटुकार हैं क्या? चुप रहिए, मैं चेंज कीजिए स्क्रीन। आपके ग्रेट ग्रैंडफादर यानी कि परदादा श्री जवाहरलाल नेहरू जी, श्री जवाहरलाल नेहरू जी, उनके समय में चीन के एक्साइज चीन पर कब्जा कर लिया चीन ने। ये है बात। और दूसरी बात, आप चुप रहिए, मैं दूसरों से बात कर रहा, आपसे बात भी नहीं कर रहा। आप क्यों चिल्ला रहे हैं? ईएमआई लेते हो क्या? ईएमआई लेते हो क्या वाड्रा परिवार से, या देते हो? तो कौन बोल रहा है तुम्हें बात ही नहीं कर रहा? बात ही नहीं कर रहा, इंसल्ट कर दूंगा। और सरकार बात ही नहीं करूंगा, इंसल्ट कर दूंगा अगर मुझे रोकने की कोशिश करोगे तो। जयचंद कहीं के, विवेक जिनपिंग, जयचंद, मीर जाफर नंबर 1। मेरी बात सुनो, राहुल गांधी के पिता श्री राजीव गांधी, उनके समय में अरुणाचल प्रदेश पर अपना चीन ने अपना दावा करने लगा था। किसके टाइम पर? राजीव गांधी के टाइम पर। और आपकी माता श्रीमती सोनिया गांधी, अंतोनिया माइनो, उनके समय में चीन ने डेप्सांग घाटी में अतिक्रमण किया था। और उसके बावजूद और उससे पहले आपके माता श्री सोनिया गांधी, अंतोनिया माइनो ने जिनपिंग के साथ 2008 में मीटिंग करके स्पेशल अरेंजमेंट की थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ। बोल दो, उजागर कर दो, बताओ प्रेम कुमार, रोकोगे मुझे? कितनों को रोकोगे बताओ? कितने लोगों का मुंह बंद करोगे बताओ? लाओ एफआईआर, लाओ, करो एफआईआर, करो। कितने एफआईआर करोगे? लाओ एफआईआर करो। लोग बोलेंगे, सच्चाई बोलेंगे। गौरव आर्या, प्रदीप भंडारी, अरे भाई दिमाग खराब हो गया आपका। मैं इनको कहना चाहता हूं, अतीत में चले जाते हैं। चीन हमारी सीमा में कैसे घुसा? करो, 130 करोड़ भारतीयों पर एफआईआर करो। मैं कह रहा हूँ वाड्रा कांग्रेस 130 करोड़ भारतीयों पर एफआईआर करो, मगर सच बोलेंगे हम। 130 करोड़ भारतीयों का मुंह बंद करने की कोशिश करो, मगर सच बोलेंगे हम। जवानों की शहादत होने दी और हमारे जवानों की बहादुरी देखिए। जब भी प्रेम कुमार बोलता है ना जवानों की शहादत, तो मुझे टीवी के अंदर से बदबू आती है। जब भी प्रेम कुमार शहादत की बात करता है, टीवी के अंदर से बदबू आती है, एक घिन सी आती है। ये आदमी इतना झूठा है, आज इसने इतनी गिरी हुई बात करी है टेलीविजन पे। प्रेम कुमार, तुम इतने गिरे हुए इंसान हो, तुमने बोला कि जवानों का हमने दवाई नहीं करवाई, वहां पे जवानों का इलाज नहीं करवाया। ये क्या चाहता है मैं बताता हूं, वरना मैं इसको एक्सपोज करता हूं, इस हलवाई को। ये चाहता है कि जो इसका मालिक है राहुल गांधी इसको देख ले, राहुल गांधी इसको देख ले, इस पे तरस करके एक इलेक्शन का, एक एमएलए का टिकट फेंक दे। ले प्रेम कुमार, लड़ चुनाव। ये चाहता है कि राहुल गांधी इसको देख ले और इसके ऊपर, तुम्हें अगर कांग्रेस का टिकट मिल गया तुम फिर हार जाओगे, राष्ट्र की भाषा फिर हार जाओगे। कोई राष्ट्र की बात नहीं, गद्दार है हलवाई, ये हलवाई गद्दार है, ये बिल्कुल गद्दार आदमी है। कैसे भारतीय सेना को बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, कैसे बोल रहा है? अरे चुल्लू भर पानी में डूब मर, तुम्हारे लिए तो पूरा टप चाहिए। जनरल बख्शी, तुम चुल्लू भर, अभी देखिए जनरल गगनदीप बख्शी बोल रहे हैं। गौरव आर्या आपके सीनियर अफसर बोल रहे हैं, आप उनको बोलने दीजिए। गौरव आर्या साहब, अब हमारे सीनियर अफसर जनरल गगनदीप बख्शी भी बोलेंगे। प्रेम कुमार जी बिल्कुल ना बोले। मुंह पर ताला, क्या बोला मैंने? ताला लगाओ, ताला लगाओ, ताला लगाओ, ताला लगाओ, नहीं तो लगवा दूंगा। जनरल बख्शी जी बोलिए। अर्नब, मैं कहना ये चाहता हूँ कि 1996 के ये जो एग्रीमेंट्स थे, इन्होंने आज तक हमारे फौजियों के हाथ बांध के रखे थे।
और जून 15-16 की रात को ये दोनों एग्रीमेंट तबाह हो चुके हैं। अब अर्नब, अब हम आगे देखें, हमारे जवानों का हाथ खोल दीजिए ताकि हम हथियार इस्तेमाल करें। हथियार इस्तेमाल करने का समय आ गया है। जनरल बख्शी साहब, हथियार इस्तेमाल करने का समय आ गया है। ये जो एग्रीमेंट थे 93-96 के, ये शौक और गलियों में बहा देने का समय आ गया है। बहा दीजिए इन कागजों को फाड़कर। 1993, 1996 के जो एग्रीमेंट आपने किए थे वो चीन की फौज ने खत्म कर दिए हैं। उनको गलवान की नदी के ठंडे पानी में बहा दो जनरल बख्शी, और आप हथियार उठाओ। जनरल बख्शी, पीछे मत देखो, राहुल को बोलो आगे देखो, आगे देखो। जिम्मेवार है क्या? अरे जनरल बख्शी, इसके लिए भी अपोजिशन जवाब दे। अपोजिशन जवाब दे इसके लिए भी। मोदी की नाकामियों के लिए भी अपोजिशन जवाब दे। मोदी के लिए निकम्मागिरी के लिए भी अपोजिशन जवाब दे। अरे रूलिंग पार्टी से हम फौजियों का कुछ लेना देना नहीं, हमारा कुछ लेना देना नहीं। मैं कह रहा हूँ, मैं मांग कर रहा हूँ आज रिपब्लिक चैनल से कि ये बेकार सा जो एग्रीमेंट है इसे उठा के गलवान की ठंडी नदी में डाल दीजिए। खत्म हो गया 93-96 का एग्रीमेंट जो आपके बाप दादा ने किया था। दोस्तों, इनको मैं एक्सपोज करूंगा। जनरल बख्शी, जनरल बख्शी, इनको मैं एक्सपोज करूंगा। अब करूंगा मैं, इनको छोड़ूंगा नहीं। अब मैं एक्सपोज करूंगा। इन्होंने मुझे प्रोवोक कर दिया। एक मिनट दोस्तों, मुझे 1 मिनट दीजिए। मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जिसको सुनकर आप चौंक जाएंगे। मुझे 2 मिनट शांति से, जितने मेरे रिपब्लिक भारत पूछता है भारत के जितने हमारे दर्शक हैं, जो हमारे साथ हैं, जिनका विश्वास है राष्ट्र सर्वोपरि, जो दिन में हर दिन कहते हैं भारत माता की जय और संकोच नहीं करते इस कहने में कि भारत माता की जय, भारत माता की जय। उन दर्शकों को मैं एक ऐसी सच्चाई बोलूंगा जो सुनकर आप चौंक जाएंगे। दोस्तों, हम राष्ट्र के नाम हैं और किसी से नहीं डरते। और वो जिसको आपने पप्पू कहा, क्या नाम है उसका, वो 51 साल का युवा नेता, हाँ, राहुल बाबा। सुन लो राहुल बाबा, 130 करोड़ भारतीयों पर FIR करो। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, मैं तो जाऊंगा, करो FIR मुझ पर, मैं तो बोलूंगा, रोक के देखो मुझे, है ना। तुम्हारे जैसे नहीं है हम वंशवाद। जीवन में आधा समय तो देश में नहीं रहते हो तुम, बकवास करते हो, हर सुबह उठकर बकवास करते हो। करो FIR, मैं कहता हूं बकवास करते हो तुम, करो FIR। खुली छूट है, करो। अपने चाटुकारों को बोलो अर्नब गोस्वामी पे FIR करो। दिमाग खराब हो गया। अब मैं बोलूंगा आपकी माताश्री ने क्या किया। दोस्तों, अब तक जो मैंने इतिहास पढ़ाई, अरे भाई प्रेम कुमार, जब स्पीक व्हेन यू आर स्पोकन टू, अंग्रेजी में उसका अनुवाद कीजिए। प्रदीप भंडारी जी, इनको बताइए स्पीक व्हेन यू आर स्पोकन टू। प्रदीप भंडारी मतलब जब कोई आपसे बात करे तब आप बात कीजिए। हाँ, इसका अनुवाद करो प्रदीप इनके लिए प्लीज। प्रेम कुमार, जब बोला जाए तब बोलो, समझे। जब बोला जाता है तो वो लोग जो बोलते हैं उनको क्या कहते हैं तुम्हें भी पता है। कभी-कभार प्रश्न सरकार से अब तक तो मैंने जो इतिहास पढ़ाई है ना, वही तो सिर्फ वाड्रा कांग्रेस की कारस्तानी का ट्रेलर है। असली धमाका अब होगा। दोस्तों, 1 मिनट। तारीख। अरे मीर जाफर के मुंह से चमचा शब्द भी ठीक नहीं लगता है। आप चमचे के 3 लेवल नीचे हो। सुनो मेरी बात। तारीख है 7 अगस्त 2008। 3 लेवल। मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहता गौरव आर्या, आप आइए स्क्रीन पर, मगर कोई मुझ पे ना ज्यादा बकवास करोगे तो मैं ज्यादा हो रहा है। मैं केयर नहीं करता। हजारों जंग पार करके हम इधर पहुंचे हैं। आप जैसे वंशवादों और वंशवादों के जितने चाटुकार हैं उनको हम केयर नहीं करते, समझे ना। दूसरी बात,
7 अगस्त 2008 एक न्यूज एजेंसी में खबर छपी, लोकेशन थी बीजिंग। अरे फिर से शुरू हो गया। अरे हम आर्मी के साथ हैं। 7 अगस्त को पूरा वाड्रा परिवार, दोस्तों मैं आपसे पूछता हूं, आप लोग पता कीजिए दोस्तों, 7 अगस्त 2008 को पूरा वाड्रा परिवार कहां पे था? 7 अगस्त को पूरा वाड्रा परिवार ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से एक समझौता किया। ये समझौता दोनों देशों के बीच में नहीं थी गौरव आर्या, दोनों पार्टियों के बीच में थी। एक तरफ वाड्रा कांग्रेस और उनके हाथ में हाथ मिलाकर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। पूरी सीक्रेट डील हुई थी, सीक्रेट डील छिपाई गई थी। समझौता पर साइन करने वाले कांग्रेस के महासचिव थे राहुल बाबा, उस समय 40 साल के युवा थे। राहुल बाबा ने साइन की है। और उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से कौन था? हार्ट अटैक तो नहीं हो जाएगा ना? क्यों विवेक जिंगपिंग? हार्ट अटैक तो नहीं होगा ना? कौन कहूंगा? दूसरी तरफ से दोस्तों दूसरी तरफ से किसने साइन की थी? बताइए दोस्तों, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा, के शी जिनपिंग। आज चूड़ियां पहन के बैठी है ये सर। उस समझौते में तय हुआ कि दोनों पार्टियां अपने देश के हाई लेवल इंफॉर्मेशन साझा करेंगे। अरे भाई, दुश्मन देश के नेताओं के साथ मीटिंग करते हो, दुश्मन देश के नेताओं के साथ एग्रीमेंट करते हो, एग्रीमेंट करते हो। क्यों की थी एग्रीमेंट? बताओ। मैं पूछता हूं कि वाड्रा परिवार ने चीन के साथ कौन सी हाई लेवल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की थी? पूछता है भारत। बताइए करो भाई। 1500 FIR चाहिए मुझे। मैंने बोल दिया, करो FIR। तुम्हारे लीडर सीताराम येचुरी ने करो 1500 FIR। तुम्हारे लीडर सीताराम येचुरी जाऊंगा न्यायालय में, बोलूंगा कि मैंने सच बोला। चाइना को कंडेम नहीं किया है। ये अर्नब, ये विवेक श्रीवास्तव के लीडर सीताराम येचुरी ने पूरे अपने स्टेटमेंट में कम्युनिस्ट पार्टी ने ये लोग समझते हैं नहीं किया है। देश की जनता चुप रहेगी को के हित में किया। अरे चुप रहो, देश के हित की बात करते रहते हो प्रेम कुमार। तुम देश के हित के अलावा सब कुछ बात कर रहे हो। इस वक्त शर्म आनी चाहिए आपको। पानी भी आपको 1962 में खून देने को तैयार थे। 2008 में सोनिया गांधी जी ने 2008 में सोनिया गांधी ने क्या कहा था सी जिनपिंग को कि हम आपके साथ में न्यूक्लियर सप्लाई। सुनाओ तारीख पे तारीख सुनाता हूँ आज मैं अपने प्रोग्राम पर दोस्तों। तारीख पे तारीख सुनाऊंगा आपको आज मेरे प्रोग्राम पर। करे FIR मेरे साथ। 130 करोड़ भारतीय भी अरेस्ट होने को तैयार है। सच बताएंगे तारीख पे तारीख पे सुनाऊंगा आपको मेरे प्रोग्राम पर। सुनाओ अगली तारीख सुनाता हूं मैं इनको। सुनाओ अगली तारीख सुनाओ। विवेक जिनपिंग तारीख सुनाओ अगली। कांप रहे हो बेटा? क्या प्रणय अजमेरा रोक नहीं रहा है को आपको? ये तारीख को बचाने की कोशिश करिए तो करो, मगर मैं नहीं छोड़ूंगा। देश के साथ खड़े होइए, सरकार से थोड़े प्रश्न पूछिए। अरे भाई वही रटी हुई लाइन। अरे वो रटी हुई लाइन सैयद जफर इस्लाम रटी हुई लाइन तोते के तरह इधर रिपीट करते रहते हो। चाइना के साथ खड़े हैं, चाटुकारिता बंद कीजिए, चाइना के साथ मत खड़े रहिए। देश की जनता और देश की पूरी जनता जफर इस्लाम चमचागिरी बंद करो। देश को बेच खाया। अरे छोड़िए, पूरा देश देख रहा है। इतने सारे जवान की शहीद हुए, शहादत की चिंता नहीं है, तुम्हारी चाटुकारिता की चिंता है। तुम अरे भैया उनके गोद में, चाइना के गोद में बैठ के देश के साथ बराबर विश्वासघात किया तुम लोगों ने। चाइना के साथ गोद में बैठ के बार देश के साथ विश्वासघात किया। आज राहुल गांधी के साथ खड़े हो, देश की सेना के साथ खड़े खड़ा कर दो। दो नमूना वोट मांगो। तुम्हारी आदत है फौज को सामने खड़ा कर दो। नमूना दो। फौज के साथ हम खड़े हैं। नमूने वाली जनता को जैसा नमूना देश देख रहा है। दे नमूना और एक नमूना देते हैं गौरव इनको। बिल्कुल एक डोज मिल जाए। आखिरी नमूना दो गौरव इनको। बिल्कुल इनकी सच्चाई का नमूना दो इनको। दवाइयां खिलाइए इन्हें। 7 तारीख गिना दिया और एक नमूना दो आप। अर्नब, ये जिन्होंने आज ने प्रेम कुमार ने बात पूछी है ना, जो सवाल पूछा है प्रेम कुमार, मेरा भी एक सवाल है। तुम्हारा नाम प्रेम है, तुम प्रेम लेकिन चीन से करते हो, भारत से नहीं करते प्रेम। तुम्हारा नाम गलत लिखा है। प्रेम कुमार,
तुम्हारा प्रेम चीन के लिए है। आज तुमने इतनी घिनौनी, इतनी बुरी बात करी है कि जो सुन रहा होगा भारतीय उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तुमने अपनी राजनीतिक वफादारी को देश की वफादारी और फौज की वफादारी से ऊपर रखा। दोस्तों, तुम्हारे ऊपर इल्जाम है, ठीक है? तुमने अपनी भारतीय सेना के साथ गद्दारी करी है प्रेम कुमार। दोस्तों, समय कम है। अंत में ये कहूंगा कि वाड्रा कांग्रेस आज देश को बताए कि उनको चीन के साथ इतनी हमदर्दी क्यों है। चीन के साथ इतनी हमदर्दी क्यों है? 1962 से लेकर आज तक कांग्रेस चीन के साथ खड़ी हुई क्यों है? दोस्तों, हम अपने सरकार के साथ हैं, हम अपनी सेना के साथ हैं, हम भारत के साथ हैं। सबको पता है वो किनके साथ है। अगर बताऊं देश का नाम तो कहेंगे अर्नब पे और एक एफआईआर करो, और तो कुछ काम नहीं है। पिछली बार देश का नाम ले लिया था तो किया था एफआईआर। आप ही समझ जाएंगे दोस्तों, आप समझदार हैं, समझदार को इशारा ही काफी है। वाड्रा परिवार किस देश के बारे में ज्यादा सोचता है और किस देश के तरफ हमदर्दी है, सबको पता है। दोस्तों, कल शाम 7 बजे आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार और भारत माता की जय। भारत माता की जय। चीन की गुस्ताखी का मिलेगा जवाब। जवानों की शहादत नहीं जाएगी बेकार। एक एक शहादत का लिया जाएगा हिसाब। लद्दाख से लगातार पल पल हर तस्वीर देखिए मेरे साथ सीधे रिपब्लिक भारत।